आज की कहानी महान। ममता जी जब भी नाले के करीब से गुजरती, अजीब सा मुंह बनाती हुई अपने मुंह को साड़ी के पल्लू से पूरी तरह ढक लेती। चलो, दुर्गंध के कारण तो कोई भी मुंह को ढक लेगा, लेकिन उनके मुंह ढकने का कारण दुर्गंध या विषैली गैस नहीं, अपितु बिल्कुल नाले से सटकर जीवन जी रहा अमृत का परिवार था, जिसे देखते ही वे साड़ी को कस कर पकड़ लेती कि कहीं उनसे अमृत के परिवार का साया भी न छू जाए। न चाहते हुए भी उनका इधर से निकलना मजबूरी थी। आनन फानन में लिए गए किराए के मकान से मुख्य सड़क तक जाने के लिए नाले को हर हालत पार करना ही पड़ता था। गलती से उस परिवार का छोटा बच्चा भी उनकी बगल से निकल भर जाए तो फिर क्या बात, वे हिरनी की भांति गुलाटी मारती। ऐसा लगता जैसे कोई उनको तेजाब लेकर दौड़ा रहा हो। ममता जी अपनी इन हरकतों के साथ बड़बड़ भी करती। अछूत, जाने कौन से कर्म खराब थे कि यहाँ बसना पड़ा। रोज इन छूतीहरों को देखकर आत्मा तक अशुद्ध हो जाती है। उनकी इन हरकतों से कभी कभी बेटी योगिता चिढ़ भी जाती थी। क्या माँ, क्यों करती हो ऐसा? आखिर कहाँ जाएं बेचारे, ये भी इंसान ही है। आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे और न ही आपसे कुछ ले रहे हैं, फिर क्यों इतना चिढ़ती हो? छत के नाम पर एक बरसाती डालकर रहते हैं। योगिता को बड़ी संवेदना थी इस परिवार से। जब भी वह उधर से निकलती तो ममता जी से छुपकर कुछ न कुछ खाने पीने का सामान उनके छोटे दो बच्चों को दे जाया करती। एक दिन योगिता कॉलेज जा रही थी तो देखा नाले की सफाई हो रही है। अमृत काले कीचड़ भरे नाले में अपने अन्य साथियों के साथ पतली सी लंबी सींक लिए हुए घुसा हुआ था। नाले का कीचड़, जिसमें पूरी कॉलोनी का सीवर और कुछ घरों के तो पाखाने की नाली भी आकर उसी में खुलती थी। उस कीचड़ में अमृत का केवल सर दिख रहा था, बाकी वो पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था। उसके साथ ही उसकी पत्नी लोहे की पतली लचकदार छड़ के नीचे वजनदार चुंबक लगाकर बाहर से नाले के भीतर डालकर लोहे की वस्तुएं जैसे कील वगैरह एकत्रित कर रही थी। इस कार्य में उनके दोनों अधनंगे बच्चे भी उनका साथ दे रहे थे। योगिता बड़ी करुणा से उन बच्चों को देख रही थी। ओह, खुद के फैलाए कीचड़ को, जिसे हम पलट कर देखना भी पसंद नहीं करते, उसमें अमृत सपरिवार प्रवेश करके जी जान से जुटा हुआ है। आखिर क्यों? क्या सफाई के लिए ये इनकी नौकरी है? क्या भगवान ने इन्हें इसी कार्य के लिए बनाया है या फिर रोटी के लिए? मन ही मन कितने प्रश्नों को स्वयं ही सुलझाते और उलझाते उसे ये भी याद न रहा कि उसे आज समय से पहले कॉलेज पहुंचना है। योगिता जब कॉलेज से वापस आती है, नाले की सफाई का काम खत्म हो चुका था। अमृत अपने परिवार के साथ अपनी बरसाती में बैठकर भोजन कर रहा था। योगिता ने अमृत के बच्चों के लिए कैंटीन से समोसे और जलेबी बंधवा लिए थे, जिसे पाकर वे बड़े खुश थे। योगिता ने अमृत की तरफ समोसे की दूसरी थैली पकड़ाते हुए, भैया ये लो, ये आप लोग के लिए है। अरे मैडम जी, आप बहुत ही दयालु हैं। इतना ख्याल तो हम लोगों का भला कौन रखता है। अमृत ने ज्यों ही खुश होते हुए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसके छिले कटे लहूलुहान हाथ को देख योगिता का हृदय द्रवित हो गया। ओहो भैया, आपका तो पूरा हाथ छिला हुआ है।
कुछ दवा लगा लो, न हो तो मैं ला दूँ। अरे क्या मैडम जी, काहे की दवाई, ये मिट्टी ही हमारी दवाई है। मैडम जी, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा तो एक भाई बड़े गटर की सफाई देखता था। एक बार तो पूरे 4 घंटा घुसा रहा उसमें, जिसकी विषैली गैस ने तो उसके प्राण ही हर लिए। अमृत बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए ये बात बता रहा था, जैसे ये लोग इंसान न हो कोई। खैर, इसके आगे का तमाशा तो योगिता के घर में होने वाला था। उसकी माँ यानी ममता जी ने उसे अमृत के परिवार से बतियाते देख लिया था। फिर क्या सुवचनों के साथ उसका घर में प्रवेश हुआ। घर में घुसते ही उसे सबसे पहले नहाने की हिदायत दी, साथ ही उसके कदमों के पीछे गंगा जल का छिड़काव भी किया, यहाँ तक कि उसके बैग और किताबों पर भी। इन सब से योगिता बुरी तरह झल्ला गई। क्या माँ, क्या है ये सब, इतना भी दुर्व्यवहार ठीक नहीं। आखिर अमृत भैया से आपको इतनी नफरत क्यों है? इसलिए कि वे हमारी गंदगी साफ करते हैं। फिर तो वो महान हुए, और जिस गंगा जल की बूंदों से तू घर पवित्र कर रही है न, अमृत भैया उसी गंगा जी में सपरिवार डुबकी लगा कर आए हैं। गंगा मैया ने तो उनके साथ कोई भेद नहीं किया, फिर तू क्यों करती है इतना भेद? तू गंगा मैया से भी बड़ी है क्या? अच्छा अमृत भैया, तुझे रिश्तेदारी बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था क्या? ये समाज सेविका वाली बातें बोलने भर की होती है, सच्चाई तो वही है जो मैं निर्वाह करती हूँ। ममता जी ने गुड़कते हुए अपने हाथ में गंगा जल की छोटी शीशी पकड़कर बड़े गर्व से कहा। अच्छा सच्चाई? तो फिर सच्चाई तो ये भी है, माँ के पापा पिछले महीने शराब पीकर उसी नाले में गिरे हुए थे। फिर तो तुझे उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। योगिता के इस कटाक्ष पर ममता जी बुरी तरह तिलमिला गई और दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत देती हुई कमरे में चली गई। अब क्या करती योगिता? रोजाना तो नहीं, लेकिन यदाकदा अमृत के परिवार की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी। इसी बीच नगरपालिका ने नाले की विषैली गैस के चलते उसे पूर्णतः ढंकने का कार्य शुरू कर दिया। अमृत को भी अपना सामान बांधकर वहां से जाना पड़ा। कहाँ, ये पता नहीं, शायद किसी और नाले या सीमेंट की पाइप में अपना घरौंदा सहेजने। एक दिन प्रकृति का कहर बड़े जोरों से बरसा, जिसका किसी को अंदाज भी नहीं था। जो जहाँ था वहीं अटक कर रह गया। योगिता कॉलेज में, उसके पापा दफ्तर में, इन दोनों का जिनका आपस में संपर्क हो गया था। इस बीच ममता जी की दोनों से ही कोई बातचीत नहीं हो पाई। रात्रि 10 बजने को थे। वे दोनों की चिंता में छतरी लेकर अकेले ही निकल पड़ी उन्हें ढूंढने। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। क्या कीचड़, क्या अच्छा क्या बुरा, आज तो सड़क नाला सब एक ही हो गया था। ममता जी चिंतावश घर से काफी दूर निकल आई थी। इस बात का जब उन्हें भान हुआ तो वे घर की तरफ मुड़ी ही थी कि खुले गटर में उनका पैर फिसल गया। गटर का ढक्कन पानी के बहाव के साथ ही बह गया था। पानी के भराव से सड़कें हैं भी या नहीं, इसका भी पता नहीं चल रहा था। ममता जी मदद की गुहार का प्रयास करती रहीं, लेकिन पानी अधिक होने के नाते उनकी आवाज़ दब गई। इधर योगिता और उसके पापा जैसे तैसे सुबह घर पहुँचे। घर में ममता जी को न पाकर परेशान हो गए। आसपास लोगों से पूछताछ, अस्पताल, हर जगह छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।
सुबह से दोपहर हो गई। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों पर पानी अपना रौद्र रूप ले चुका था। कितने इंसानों, मवेशियों का मृत शरीर बहता जा रहा था। अनहोनी की आशंका पिता पुत्री को खाए जा रही थी। इससे अधिक वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी उनकी नज़र अमृत भैया पर गई, जो नाले में तब्दील हो चुकी सड़कें, गलियों से न जाने कितने जीवन का बचाव पूरे जी जान से करने में लगे हुए थे। योगिता ने दूर से ही आवाज़ लगाई तो अमृत उनके पास भागा चला आया। बिना कुछ पूछे ही उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलकर रफ्तार में आगे आगे चल पड़ा। योगिता और उसके पापा भी बिना कुछ बोले अमृत के पीछे काफ़ी दूर तक चलते गए, जहाँ नाले की भीषण दुर्गंध आ रही थी। नाला तो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको पार करने के लिए बने ऊंचे पुल की सीढ़ियों पर अमृत का परिवार दिखा। अमृत वहीं जाकर रुक गया। योगिता और उसके पापा ने जब सामने का मंजर देखा तो खुशी से आंखें छलक गई। अमृत की पत्नी अपनी सबसे नई और अच्छी धोती को बिछाकर ममता जी को लेटा रखी थी। उसके बच्चे सिराहने बैठकर ममता जी की सेवा में लगे हुए थे। योगिता ने पलटकर अमृत को धन्यवाद देना चाहा तो वो गायब था। अमृत की पत्नी ने बताया कि मैडम जी, वो तो कल से ही सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ये बड़ी मैडम जी को बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आए थे। उनको तो बुखार भी है, फिर भी हमें यहाँ कुछ खाने पीने का सामान पकड़ाकर मैडम जी का ख्याल रखने को बोलकर चले गए। ममता जी को बड़ी चोटें आई थी। कमर की हड्डी टूटने के कारण वे उठ नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ, अमृत ने उनकी जान जरूर बचा ली थी। योगिता एक नज़र माँ की तरफ डाली। दोनों मौन थी, बस आंखें एक दूसरे को देख छलछला कर अमृत की महानता का बखान कर रही थी।